आज हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इकाई 3 बाल्यावस्था अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 12 जिसका नाम है पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यता। इसका मतलब है न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस। जितना हमें पोषण ज़रूरी है उतना ही हमें हमारा स्वास्थ्य ज़रूरी है, लेकिन इन दोनों के साथ हमको स्वास्थ्यता, फिटनेस ज़रूरी है। हमने बहुत सारा खा लिया लेकिन हम चलने फिरने या घूमने में इतने सक्षम नहीं हैं, इसका मतलब हमारे पास स्वास्थ्यता नहीं है। तो ये दोनों का कोई मायना नहीं रह जाता। ये तीनों ही एक के अंदर एक जब तक हाथ डाल के नहीं चलते तब तक इनका कोई मतलब नहीं है। पोषण के अंतर्गत हमें सभी पोषक तत्व लेने होते हैं। जैसे कि हमने पहले पाठों में पढ़ा कि हमारे को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व चाहिए होते हैं। पोषण के अंतर्गत हमने पहले वृहत एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में गहन अध्ययन कर चुके हैं, है ना दोस्तों। कुछ थोड़ा सा रिवाइज कर लें। कौन कौन से व्रत होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, बोलो बोलो, प्रोटीन और जल, ये तो आते हैं हमारे वृहत में, और खनिज लवण और विटामिन आते हैं हमारे सूक्ष्म में, जो हमको पौष्टिक तत्व पोषण प्राप्त कराते हैं। इन सबको सम्मिलित करके एक पौष्टिक आहार खाने से हमें मिलता है स्वास्थ्य, मतलब हेल्थ। हमको अपनी एक तंदुरुस्त ज़िंदगी मिलती है। अब ये सब तो खा लिया, लेकिन अगर हम किसी भी कार्य को करने में नहीं सक्षम है तो हमारे पास स्वास्थ्यता नहीं है, फिटनेस नहीं है। इसका मतलब ये दोनों कोई मतलब के नहीं है। इसलिए कहा जाता है पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यता तीनों ही चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो। और यहाँ पे एक मुझे बहुत पुरानी कहावत याद आ गई। पुराने लोगों में कहते हैं सबको सातों सुख होने चाहिए। ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन हाँ, पहला सुख है निरोगी काया। सुना है ना बड़े बूढ़ों से। तो निरोगी काया के अंतर्गत क्या आता है? पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यता। तो आइए इसके अंतर्गत हम 3 भाग पढ़ेंगे। शैशवावस्था, विद्यालय पूर्व बाल्यावस्था, विद्यालय बाल्यावस्था। तो उसके अंतर्गत हम भाग 1 में शैशवावस्था पढ़ते हैं। ये वह अवस्था है जब हम इस जीवन में अपना पहला कदम रखते हैं, इस संसार को जानते हैं, इस संसार के बारे में अपना सब कुछ एक कायम करते हैं। ये वह अवस्था होती है जब हम हमारे माँ के गर्भ से निकलकर इस दुनिया से आमना सामना करते हैं। अब हमारी आहार नाल के द्वारा हमको पोषण नहीं मिलता, अपितु हमें खुद को अपना पोषण लेना होता है। तो ये वह अवस्था है शैश अवस्था, बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। ये वह अवस्था कहलाती है जो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। हमने पहले भी पढ़ा है कि इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है जन्म से 30 दिन, वो तो कहलाती है नवजात अवस्था, और 1 महीने से 2 साल तक हमारी कहलाती है शैश अवस्था। अपितु पोषण संबंधी या स्वास्थ्य स्वस्थता संबंधी हम इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं और शैश अवस्था के अंतर्गत लेते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं पोषण। पोषण का अर्थ शरीर में भोजन का कार्य करना होता है। हमने प्रोटीन खाया, प्रोटीन का क्या कार्य होता है? प्रोटीन का कार्य होता है आपके शरीर का निर्माण करना या टूट फूट की मरम्मत करना। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या कार्य होता है? आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। इसी तरह विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का विभिन्न कार्य होता है। तो एक साथ एकजुट होके हम उसको भोजन कह सकते हैं या पोषण कह सकते हैं। उसका क्या अर्थ होता है? शरीर में भोजन का कार्य, ठीक है। उसके अंतर्गत यह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम पोषण प्राप्त करते हैं, हमें वृद्धि, पुनर्निर्माण
एवं स्वास्थ्य के लिए इनका उपापचयन करना अत्यधिक आवश्यक है। अगर हमने प्रोटीन खाया या हमने विटामिन खाए या खनिज लवण लिए, इन सब का सेवन तो कर लिया, लेकिन इनका पूर्ण तरह से उपापचयन नहीं हुआ और हमारे शरीर को उपलब्ध नहीं हुए, तो इसका मतलब ये हमारा खाना नहीं खाना बराबर है, क्योंकि वो हमारे वृद्धि एवं विकास में सहायक स्थापित नहीं होती हैं। तो हमें वो कार्य करना चाहिए, उस तरह से पोषक तत्व लेने चाहिए और उनका उपापचयन पे ध्यान देना चाहिए, जैसे हमारा शरीर पूर्ण रूप से पोषक तत्वों का अवशोषण कर सके और उससे होने वाले वृद्धि और विकास को पूर्ण रूप से ले सके। जब हम पोषण की बात करते हैं तो हमें खाद्य पदार्थों के संगठन को समझना तथा ये जानना आवश्यक हो जाता है कि कौन से खाद्य पदार्थ से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ पोषक तत्वों का नाम लिया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल, ये तो मैंने आपको एक वैज्ञानिक नाम ले लिया, लेकिन नॉर्मल आपकी और मेरी रोज़मर्रा की भाषा में बोला जाए तो प्रोटीन किस चीज़ से प्राप्त होता है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि हम खाने में प्रोटीन खाएंगे क्या, मम्मी प्रोटीन दे दो, कार्बोहाइड्रेट दे दो, खनिज लवण नहीं। हमें पता होना चाहिए कि कौन से भोज्य पदार्थ से कौन सा पोषक तत्व मिलता है। आपके उदाहरण के लिए प्रोटीन हमें दालों से या आपकी मांस, मछली, दूध, इन सब से या दूध से बने पदार्थ, इन सब से प्राप्त होता है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि किससे क्या पोषक तत्व प्राप्त होता है, तभी हम उसको अपने भोजन में सम्मिलित कर सकते हैं, परिपूर्ण तरीके से उसको सेवन कर सकते हैं, उसका उपापचयन पे ध्यान दे सकते हैं और जो हमारा वृद्धि और विकास का निरंतर एक क्रम है उसको पा सकते हैं। आइए, भोजन में बच्चों में वृद्धि निरंतर होती रहती है, इसलिए उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं, उनकी वृद्धि दर, शरीर के वजन तथा उनके विकास की प्रत्येक अवस्था के प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किए गए पोषक तत्वों पर निर्भर करती है। चूँकि बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, इसलिए इस अवस्था में पोषण की न्यूनता के परिणाम स्वरूप आजीवन क्षति और अक्षमताएं उत्पन्न हो सकती है। हमारे जीवन काल में सबसे पहला गतिशील वृद्धि व विकास की अवस्था है गर्भावस्था, जब वो एक कोशिका से भ्रूण बनता है। दूसरी, इस संसार में कदम रखने के बाद पहली आपकी गतिशील वृद्धि व विकास की अवस्था है शैशवावस्था, जब आपके शरीर बहुत जल्दी बदलाव ला रहा होता है और इस समय किसी भी चीज़ की कमी आपको एक क्षति व अक्षमता के रूप में स्थापित हो सकती है, जो कि कभी भी रिप्लेस या सही नहीं हो सकती। तो ये वह अवस्था है जब हमें बहुत ज़्यादा पोषण स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए और ये ध्यान देना चाहिए कि सभी पौष्टिक तत्व उसको उपलब्ध हों और सभी पौष्टिक तत्व सही मात्रा में उपलब्ध हों और उनका सही मात्रा में उपापचयन हो रहा हो। दूसरी ओर पर्याप्त पोषण यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे पूर्ण क्षमताओं के साथ वृद्धि कर रहे हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि बच्चे का कद एवं वजन में होने वाली बढ़ोतरी उसके अच्छे पोषण का परिलक्षित करती है, किंतु यह प्रभावी ढंग से उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने को बेहतर बनाते हैं। पर्याप्त पोषण निम्नलिखित में योगदान करती है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हम अच्छा पोषण खाते हैं, अच्छी तरह से सब पौष्टिक तत्व खाते हैं, हमारा उसका आईना होता है कि हमारा पूर्ण रूप से अच्छा कद बढ़ रहा है, हमारा पूर्ण रूप से अच्छा वजन बढ़ रहा है, जिस माइलस्टोन के अनुसार हमारी वृद्धि होनी चाहिए वो परिपूर्ण तरीके से हो रही है, तो यह हमारे अच्छे स्वास्थ्य का परिलक्षित होता है, अच्छे पोषण का परिलक्षित होता है। अब इनमें से कौन कौन से हैं? शरीर के अंगों के कार्य एवं प्रणाली में, संज्ञानात्मक निष्पादन में, रोगों से लड़ने तथा स्वास्थ्य सुधार के लिए शरीर की क्षमता,
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम में अच्छा पौष्टिक तत्व नहीं होगा, पोषण नहीं लेंगे, तो हम बार बार बीमार पड़ जाएंगे और बार बार बीमार पड़ने से हम उस एक ना टूटने वाली साइकिल के अंदर ग्रसित हो जाएंगे और हम कमज़ोर या कुपोषित स्थापित हो जाएंगे। ऊर्जा स्तरों में वृद्धि, सुखद एवं सकारात्मक दृष्टिकोण में विकास। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका किस प्रकार का विकास हो रहा है, आप अपने आसपास की चीज़ों को कैसा महसूस और कैसा अनुभव करते हो, हर चीज़ में कुछ गलत देखते हो या कुछ सही देखते हो। आइए अब देखते हैं शैशवावस्था। जन्म से 12 माह तक के दौरान पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वस्थता। तेजी से वृद्धि करने वाले शैशवावस्था में तथा प्रारंभिक शैशवावस्था के दौरान जन्म से 6 माह तक होने वाले परिवर्तन विशेष रूप से दृष्टिगत होते हैं। क्यों? क्योंकि हम जन्म से 6 माह तक बहुत तेज हमारे अंतर्गत परिवर्तन आ रहे होते हैं, क्योंकि वास्तव में तो जो हमने जन्म वजन लिया होता है 6 माह तक उसका दुगना हो जाता है। हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी और ऊर्जा की ज़रूरत होती है कि प्रति किलो शरीर वजन से लगभग दुगनी कैलोरी हमें चाहिए होती है। और इसके अंतर्गत जो भी भारी कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक कैलोरी की मात्रा के बराबर होता है, क्योंकि एक व्यक्ति जो बाहर जाके कठिन काम कर रहा है और एक जो जन्म का से 6 महीने का बच्चा है जो कोई भी काम नहीं कर रहा आपकी नज़र में, लेकिन वो अपने अंतर्गत होने वाले बदलाव, अपने आसपास के वातावरण से सामंजस्य बिठाना, अपने शरीर में विभिन्न प्रकार की वृद्धि व विकास को निरंतर क्रमोन्नत करना, इन सब के अंदर उसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इस समय पर्याप्त पोषण के द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव है। ऊर्जा के अतिरिक्त बच्चों को निम्नलिखित पौष्टिक तत्व अवश्य चाहिए होते हैं। प्रोटीन हमने पहले भी पढ़ा है, ये हमारे शारीरिक निर्माण और मरम्मत के लिए चाहिए होती है। कैल्शियम हड्डियों के तीव्र कैल्सिफिकेशन के लिए चाहिए होती है। लौह तत्व रुधिर आयतन में विस्तार एवं वृद्धि के लिए चाहिए होती है। इसके दौरान जब शिशु पैदा होता है तब वो अपना हीमोग्लोबिन इतना लेके पैदा होता है कि उसको जब 4 महीने तक माँ का दूध पीना है तो माँ के दूध में जनरली लौह तत्व उपलब्ध नहीं होता, तो वो अपने अंदर माँ इतना देके पैदा करती है कि 4 महीने तक वो उस हीमोग्लोबिन से काम चला सकता है। इसके अंतर्गत कुछ फैक्ट्स ये हैं कि शिशु जब पैदा होता है तो उसका वजन 6 माह में दुगना और 1 साल में तिगना जन्म भार से हो जाता है। ये सब आपके पैरामीटर जन्म भार से चल रहे हैं। कद जन्म के समय 50 से 55 सेंटीमीटर और 1 वर्ष तक 75 सेंटीमीटर, यानी 1 वर्ष में करीबन 25 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। सिर की परिधि एवं सीने की परिधि दोनों में वृद्धि हो जाती है। ये उसके फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं जिनके अंदर बदलाव होता रहता है। शिशुओं की आहार संबंधी आवश्यकता है। जैसा कि मैंने कहा, ये वह अवस्था है जब आपके जीवन पर्यंत में बहुत ज़्यादा गतिशील आपकी वृद्धि व विकास अपना स्थापित कर रही है। तो इसका मतलब उनको इस समय आहार संबंधी आवश्यकताएं भी बहुत महत्वपूर्ण होंगी। और इस समय अगर थोड़ा सा भी आहार संबंधी आवश्यकताएं या उनकी पर्याप्तता इधर उधर हो गई तो उनके अंदर जो डेवलपमेंट होने वाला है, वृद्धि होने वाली है, वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। और ये वह समय है जब एक बार आपका डेवलपमेंट क्षतिग्रस्त हुआ, रुका या कुपोषित हुए तो वो जीवन पर्यंत आपके अंतर्गत एक धब्बा या एक बैकलॉग छोड़ के चली जाती है। तो आइए अब इसके आहार संबंधी के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। शिशु अपनी ज़रूरत के अनुसार अधिक दूध अथवा कम दूध पीकर अपनी ज़रूरतों को पूरी कर लेता है। उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं, माँ के दूध के संगठन तथा उनके दिए जाने वाले अनुपूरक आहार भोजन से पूरी हो जाती है। अनुपूरक को यहाँ पे
पूरक आहार भी कहा जाता है। कहीं जगह अनुपूरक के नाम से जाना जाता है, कहीं जगह ये पूरक आहार के नाम से जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होइए, दोनों एक ही चीज़ है। माँ के दूध के संगठन के आधार पर अनुशांसित पोषक तत्वों की गणना की जाती है। सुपोषित माँ, जिस धात्री माँ का खुद की पौष्टिक तत्व की अवस्था बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि इस समय वो पूर्ण रूप से स्तनपान पे निर्भर करता है। तो अगर उसको दूध पिलाने वाली माँ का खुद का पौष्टिक स्तर अच्छा नहीं होगा तो वो दूध का संगठन सही कैसे करेगी। इसलिए यहाँ पे बहुत अहम शब्द है सुपोषित माँ। माँ तो सभी होते हैं, लेकिन सुपोषित माँ एक प्रथम 4 से 6 माह में 850 मिलीलीटर दूध तक स्तनपान करा सकती है और इस दूध का संगठन बहुत अच्छा होता है। और यहीं पे अगर सुपोषित नहीं है तो उसकी दूध की मात्रा भी कम होगी और उसमें पानी की मात्रा और संगठन भी कम हो जाएगा। तो इस जगह सुपोषित माँ का होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि वो शैशव अवस्था में बच्चे के पोषण स्तर पर भी तभी स्थापित होगा, तभी इफ़ेक्टिव होगा जब माँ प्रॉपर पोषित होगी। इसलिए माँ को प्रोटीन, कैल्शियम तथा लौह युक्त भोजन कराना चाहिए तथा कुपोषण से बचने के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में दूध, सूप, फल, जूस तथा जल जैसे तरल पदार्थ देने चाहिए। शैशव अवस्था में जन्म से 6 माह तक करीबन बच्चा स्तनपान पर निर्भर करता है। स्तनपान अच्छा हो, सुपोषित हो, इसके लिए किसका सुपोषित होना अनिवार्य है? धात्री माँ का। धात्री माँ अगर सुपोषित है तो शैशव अवस्था के अंतर्गत इसका अच्छा पोषण, अच्छा स्वास्थ्य होगा ही होगा। और अगर ये अच्छी तरह से नहीं है तो इनका पोषण भी डगमगा जाएगा, क्योंकि ये अभी बाहर से ना तो कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कर रहे हैं, जो कि बच्चे के लिए सर्वोत्तम भोजन, सर्वोत्तम बताया गया है। तो सर्वोत्तम को और सर्वोत्तम करने के लिए माँ को सुपोषित होना अनिवार्य हो जाता है। आइए अब हम शिशु को कितनी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जन्म से 6 माह और 6 से 12 माह, उसका अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि अंदाज़न कितनी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। और ये जो भी बताया गया है वो प्रति किलोग्राम वजन से बताया है। ऊर्जा 108 किलो कैलोरी शरीर वजन प्रति किलोग्राम, 98 किलो कैलोरी शरीर वजन प्रति किलोग्राम। प्रोटीन 2.05 किलोग्राम शरीर वजन से प्रति किलोग्राम, 1.65। कैल्शियम सामान्यतः 500 है, ये प्रति किलोग्राम नहीं है। विटामिन 350 है, रेटिनॉल 1200 है, थायमीन 55 प्रति किलोग्राम शरीर वजन है, नियासिन 710 650 पर प्रति किलोग्राम वजन है, राइबोफ्लेविन 65-60 वही प्रति किलोग्राम वजन है, पैराडॉक्सिन 0.1 0.4, एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी 25, फॉलिक अम्ल 25, विटामिन B12 0.2। तो कुछ चीज़ें प्रति किलोग्राम के अनुसार है वजन के और कुछ चीज़ें डायरेक्ट है, दोनों ही आपको लिखी हुई है और इनको नोटबुक में लिख के याद कर लेना। आइए अब पढ़ते हैं स्तनपान। जैसा कि हमने कहा, धात्री माँ बच्चे का सर्वप्रथम भोजन, सर्वप्रथम पोषण या इस संसार में पहला उसका आहार, सब कुछ स्तनपान होता है। माँ का दूध ये विश्व में सर्वोत्तम माना गया है बच्चे के लिए, क्योंकि कुदरत ने एक महिला को बच्चा पैदा करने के बाद इतनी ताकत दी है कि वो अपने बच्चे को स्तनपान करा सके। ये कुदरत की नियामत है कि एक नॉर्मल इंसान में बच्चा जब आपके गर्भ में पलता है तो अपने आप आपके शरीर से दूध निकलने लग जाता है।
स्वास्थ्य संगठन 6 माह तक विशेष रूप से स्तनपान कराने की सिफारिश करती है। स्तनपान के दौरान शिशु को पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। शिशु को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराना चाहिए। प्रथम 2 या 3 दिन में नवदुग्ध कोलेस्ट्रॉम या इसे खीस भी कहते हैं, पीले रंग का एक तरल पदार्थ उत्पन्न होता है। ये गाढ़ा पीले रंग का दूध होता है। ये बहुत ज़्यादा विभिन्न प्रकार की प्रतिरोधक क्षमताओं से परिपूर्ण होता है। इसमें 2 प्रतिरोधक क्षमताएं बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वो है IgG और IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन जी और इम्यूनोग्लोबुलिन A। ये प्रतिरोधक क्षमता सिर्फ कोलेस्ट्रॉम से ही प्राप्त होती है और कहीं से नहीं मिलती, और ये विभिन्न प्रकार की रोगों से लड़ने के लिए एक शिशु को जीवन पर्यंत क्षमता प्रदान करती है। शिशु को इसे अवश्य पिलाना जाना चाहिए क्योंकि ये प्रतिरक्षी तत्वों से भरपूर होती है तथा शिशु को संक्रमित होने से बचाती है। स्तनपान के लाभ, जैसा कि कहा माँ का दूध सर्वोत्तम आहार सब कुछ है, तो कुछ इसके लाभ भी जान लें कि क्यों कराना चाहिए, इससे क्या क्या लाभ होते हैं। और स्तनपान से लाभ सिर्फ शिशु को ही नहीं अपितु माँ और शिशु दोनों को बराबर लाभ होते हैं। तो इसका बहुत ध्यान दें कि एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफी महत्वपूर्ण बात है, दोनों को लाभ मिलते हैं, ध्यान दीजिए। ये शिशुओं को पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषण की दृष्टि से अनुकूल होता है, उनके लिए ही संगठित किया है प्रकृति ने। ये अपेक्षित अनुपात एवं रूपों, उदाहरण थे मौजूद वसा घुले रूपे में सभी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसकी प्रोटीन की कम मात्रा गुर्दों पर दबाव को कम करती है तथा विटामिन सी को नष्ट नहीं होने देती, कि जो आपके शरीर में विटामिन सी आ रहा है उसको नष्ट नहीं होने देती। ये माँ तथा शिशु दोनों के लिए सरल, स्वच्छ एवं सुविधाजनक आहार का तरीका है। इसको कहीं पे भी कभी भी कैसे भी पिलाया जा सकता है। इसको स्तनपान कराने के लिए कभी भी कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं होती कि बॉटल को धो, कटोरी चम्मच लाओ, बिब लगाओ, कुछ भी नहीं। जहाँ माँ बच्चे को भूख लगी माँ उसको वहीं पे स्तनपान करा सकती है। ना टेम्परेचर चेक करने का झंझट, ना संक्रमित होने का झंझट, ना बासी होने का किटकिट। ठीक है, इसके बाद हम ये इसमें प्रतिरक्षी तत्व मौजूद होने के कारण ये शिशुओं को जठरांत्र संबंधी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, सीने एवं मूत्र संबंधी संक्रमण से बचाता है, उसे प्राकृतिक प्रतिरक्षा देता है। यह एलर्जन से मुक्त होता है। कुछ बच्चों को विभिन्न प्रकार की चीज़ों से एलर्जी हो जाती है, किसी को ग्लूटेन एलर्जी है, किसी को लैक्टोज एलर्जी है, लेकिन स्तनपान से किसी भी शिशु को कोई एलर्जी नहीं होती है। यह माँ को स्तनपान एवं अंडाशय के कैंसर से सुरक्षा प्रदान करता है तथा आपकी हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाता है। तो ये फ़ायदा किसका हुआ? धात्री माँ का, कि माँ को विभिन्न बीमारियों से बचा रहा है, उसका गर्भाशय वापस उसी स्थान पे, उसी लचीलेपन पे आ जाता है, उसकी हड्डियाँ मजबूत रहती है, विभिन्न प्रकार के कैंसर नहीं होते। ये माँ तथा शिशु के मध्य पहला स्वस्थ सुखद भावात्मक संबंध स्थापित करता है, जो दोनों के लिए ही बहुत सहायक और महत्वपूर्ण होता है। ये दुनिया का पहला सामाजिक रिश्ता भी कहलाता है। शिशु जानता है कि कब और कितना दूध चाहिए तथा इसलिए कहा गया है शिशु की भूख ही उत्तम घड़ी है। फिर भी जब शिशु 1 माह का हो जाता है तो उसका स्तनपान समय अनुसार अंतरालों में किया जाता है और इसी दिशा में प्रयास किया जाता है। सामान्यतः स्तनपान 2 प्रकार के होते हैं, मांग स्तनपान और समय अनुसार स्तनपान। मांग स्तनपान जब जब बच्चा मांगे तब तब उसको पिलाना, लेकिन इसके अंतर्गत बच्चा निरंतर दूध पीता रहता है और उसके और वृद्धि व विकास के बारे में हम नहीं जान सकते। उसकी
पाचन संबंधी प्रक्रियाएं भी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको पूर्ण रूप से पाचन उपापाचय नहीं हो पाता। वो जब भी रोता है तब ये माना जाता है कि भूख के मारे रो रहा है, तो उसकी और कोई भी परेशानी को समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उसके वृद्धि विकास में भी एक मुश्किल आ जाती है। वहीं पे समय अनुसार स्तनपान में छोटे बच्चे को पहले आधा घंटे, फिर समय अंतराल बढ़ाते बढ़ाते 2 घंटे तक कर दिया जाता है और 2 घंटे के अंतराल में ही उसे दूध पिलाया जाता है। इससे बच्चा अपनी अच्छी नींद सोता है, माँ से दूर रहना सीखता है, वो पूर्ण रूप से अपना दुग्धपान करता है, एक बार में उसका पूर्ण रूप से उपापचयन करता है। और अगर स्तनपान का समय नहीं है और वो फिर भी रो रहा है, तो ये ढूंढा जा सकता है कि वो किसी और कारण से रो रहा है, सिर्फ स्तनपान के लिए नहीं रो रहा। तो इन दोनों का ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आइए अब अपन देखते हैं जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं का आहार, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सामान्यतः एक नॉर्मल शिशु का समय 9 माह 7 दिन का बताया गया है, गर्भकाल। अगर इसके पहले बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको प्री मैच्योर बेबी के नाम से जाना जाता है और वो उतना सक्षम और परिपूर्ण नहीं होता जितना इस पूरे काल को निभाने वाला होता है। जन्म के समय अगर कोई बच्चा 3.2 किलोग्राम वजन से कम होता है तो उसको नाजुक बच्चा भी माना जाता है और ये कमज़ोर बच्चा माना जाता है। ऐसे शिशुओं को चूसने एवं निगलने की पर्याप्त सामर्थ्य ना होने के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी अवशोषण क्षमता भी काफ़ी कम होती है, क्योंकि उनकी पेट एवं आंतें छोटी छोटी होती है, किंतु उनकी कैलोरी की आवश्यकता सापेक्ष रूप से और ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कमज़ोर हैं, नॉर्मल ग्रोथ से भी नीचे हैं। नॉर्मल ग्रोथ यहाँ शुरू होनी चाहिए तो वो यहाँ है, पहले तो उनको ये कवर करनी है, फिर और ऊपर जाके कवर करनी है। तो जो ग्रोथ यहाँ आनी चाहिए उनको ये कवर करनी है, और वो कमज़ोर हैं, चूसन और निगलने में कमज़ोर हैं, उनकी पेट और आंतों का आकार छोटा है, तो उसके लिए उनको छोटे छोटे आहार में बार बार स्तनपान या आहार प्रोवाइड कराना पड़ता है। इसका बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। शिशु को माँ के दूध से सभी आवश्यक एमिनो अम्ल, कैलोरी वसा तथा सोडियम के तत्व मिलते हैं। इससे उनकी सभी क्षमताएं पूरी हो जाती है। उनकी माँ के दूध का रोगाणु निरोध गुण उन्हें संक्रमण से बचाता रहता है। माँ का दूध आपको विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से बचाएगा, क्योंकि ना तो कोई बाहर से बॉटल धोनी है, ना आपको कोई कटोरी चम्मच की तैयारी करनी है, और ना आपको टेम्परेचर की चेक करना है, ना बासी और ताज़ा का चेक करना है। और माँ का दूध विभिन्न प्रकार की प्रतिरोधक क्षमताओं से परिपूर्ण होता है। इसलिए निसंदेह जन्म से ही कम वजन वाले शिशुओं के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम भोजन होता है। साथ ही साथ उसकी सतत वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस तथा लोह तत्व की आवश्यकता होती है। आहार संबंधी संपूरक पर तभी विचार किया जा सकता है यदि शिशु का वजन संतोषजनक रूप से नहीं बढ़ रहा। अगर बच्चा जन्म के समय वजन कम है और फिर भी स्तनपान करके वो अच्छी अपनी ग्रोथ ले लेता है तो इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इस समय आता है पूरक आहार, जिसको हमने अनुपूरक आहार भी कहा था। ये आपके 4 या 5 माह के बाद शुरू होता है। ये स्तनपान के साथ साथ कराया जाता है। इसको दुग्ध छोड़ने का आहार भी कहा जाता है, क्योंकि धीरे धीरे आप पूरक आहार को देते देते स्तनपान को छोड़ते चले जाते हो। इसका एक सीरीज़ होता है कि पहले हम तरल, फिर अर्ध ठोस, फिर ठोस पूरक आहार का सेवन करते हैं। पूरक आहार माँ के दूध के साथ साथ धीरे धीरे अन्य खाद्य पदार्थों को देना शुरू करने की एक प्रक्रिया है।
इस प्रकार से खाद्य पदार्थों देने शुरू कर किए जाते हैं, इन्हें पूरक भोजन आहार कहा जाता है। इन्हें 6 माह की आयु से शुरू किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि पूरक भोजन की प्रक्रिया में दूध पिलाने की बोतल या अन्य बर्तनों का इस्तेमाल करते समय ये अत्यधिक साफ सफाई व स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा स्तनपान में ना संक्रमण का टेंशन, ना कटोरी दूध को स्टरलाइज का टेंशन, ना बासी का टेंशन, ना गर्म ठंडे का टेंशन। लेकिन जब हम पूरा आहार दे रहे हैं तो सब कुछ बाहर से दे रहे हैं, सब चीज़ को ध्यान देना है। गरम ठंडा सही है कि नहीं है, स्वाद सही है कि नहीं है, ताज़ा है कि नहीं है, प्रॉपर कटोरी चम्मच जिसमें खिला रहे हैं वो पूर्ण रूप से स्वच्छ है कि नहीं है, वो संक्रमित मुक्त है कि नहीं। नहीं तो आप संक्रमण और बीमारी को न्योता दे देंगे। शिशुओं को पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए पूरक भोजन कैलोरी से भरपूर होना चाहिए तथा उसमें प्रोटीन के रूप में कम से कम 10% ऊर्जा प्रदान होनी चाहिए। कि अगर वो 100 किलो कैलोरी ले रहा है तो इसमें 10 किलो कैलोरी हमें प्रोटीन से प्राप्त हो, और वो भी उच्च क्वालिटी का प्रोटीन जिसका अवशोषण और उपापचयन बहुत अच्छा हो। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम पूरक आहार का वर्गीकरण पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत हम क्या क्या कब कब कैसे कैसे खिला सकते हैं इसका ध्यान देंगे। पहला है तरल पदार्थ, जो कि हमारा करीबन 4 माह से शुरू हो जाता है। दिन में 1 या 2 बार 2-2 चम्मच पिलाते हैं। फिर है अर्ध ठोस आहार, 5 से 6 माह तक शुरू होता है। ठोस आहार 10 माह से 1 वर्ष तक का, जब शिशु का दांत निकलना शुरू हो जाता है। तरल पदार्थ में 3 से 1 के अनुपात में उबले पानी के साथ मिला दूध, तत्पश्चात कुछ सप्ताह में बिना पानी मिला दूध। संतरे, मौसमी जैसे सिट्रस फलों का रस 4 माह पर 5 मिलीलीटर से शुरू करते करते 1 वर्ष तक 85 मिलीलीटर तक आ सकते हैं। सूप, सब्जी, दाल, छना हुआ सूप 4 से 5 माह तक, लगभग 1 वर्ष के बाद नमक और प्याज के साथ बिना छना सूप। अब आगे आपका अर्ध ठोस आहार 5 से 6 वर्ष तक के लिए अच्छी तरह पकी हुई एवं मसली हुई सब्जियां, दालें और अनाज अलग से अच्छी तरह पकाए हुए अथवा मिलाए हुए, दूध और चीनी मिलाई जा सकती है। अंड पितक 7 माह तक आधे चम्मच अंडे की पीली जर्दी से शुरू करके 1 वर्ष तक 1 बड़ा चम्मच अंडे की जर्दी, और जो वेजिटेरियन हो वो इस जगह पनीर भी खिला सकते हैं। पकाई गई और मसली हुई मछली एवं मांस 1 वर्ष के पूरे होने पर शुरू किया जा सकता है। ठोस आहार दाल, अनाज, टुकड़े दिए किए गए मांस जिनके अनेक चीज़ें मिलाकर पकाई गई हो, भोजन के रूप में हाथों में पकड़ाया गया जाने वाला कच्चा सलाद या फल, ये हमारे पूरक आहार का वर्गीकरण है। और स्टेप बाय स्टेप हम तरल पदार्थ से ठोस आहार की तरफ अग्रसर होते हैं। ठीक है, अब आइए हम पढ़ते हैं पूरक आहार के लिए दिशा निर्देश। एक बार में केवल एक ही भोजन से शुरुआत की जानी चाहिए। शुरुआत में थोड़ी मात्रा में खिलाया जाना चाहिए, वह धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। यदि बच्चा भोजन पसंद नहीं करता है तो उसे खाने के लिए बाध्य ना करें। किसी और चीज़ के खिलाने की कोशिश के बाद उसे वही भोजन पुनः देने का प्रयास करें। हो सकता है उस समय उसको पसंद ना आया हो, पहली बार वो दूध के अलावा कुछ चीज़ निगल रहा है तो उससे निगली ना गई हो, तो उसको पसंद या नापसंद की कैटेगरी में ना डालें और थोड़े दिन बाद किसी और चीज़ को खिलाने के बाद उसको पुनः प्रयास करें कि क्या वो खा रहा है या नहीं खा रहा। छोटे बच्चे को मसालेदार एवं तला हुआ भोजन नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें वसा बहुत अधिक होगी और जैसा कि मैंने कहा बच्चों की आंतें कमज़ोर होती है तो वसा को पचा नहीं पाएगी। व्यक्तिगत नापसंद को दिखाए बिना सभी प्रकार के भोजन को खाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति उसका देखभाल कर रहा है वो अपनी पसंद या नापसंद बच्चे पे ना थोप के सभी प्रकार के भोजन को उसको खिलाए। हो सकता है आपको नापसंद हो और बच्चे को वो पसंद आ जाए।
नए भोजन को स्वीकार्य बनाने के लिए भोजन में विविधता आवश्यक है। जब तक विविधता रहेगी, बच्चा विभिन्न प्रकार के भोजनों को ग्रहण करेगा और उनको आगे जाके उनके अंतर्गत टेस्ट डेवलप होता चला जाएगा। इस बात का बहुत ध्यान दें। दूसरा है प्रतिरक्षण। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रतिरक्षण मतलब विभिन्न प्रकार की लड़ाइयों, बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। प्रतिरक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक जन्मजात और एक हमको बाहर से प्राप्त होता है। जन्मजात तो हम अपने जन्म से लेके पैदा होते हैं अपनी माँ से, और कुछ प्रतिरक्षण हम वैक्सीनेशन के द्वारा लेते हैं जो हमें बाहर से होते हैं। वैक्सीनेशन के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जैसे हमारे अंदर वो प्रतिरक्षण पैदा हो जाए और वो बीमारी ना हो। अच्छा स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य पूर्णतः अच्छे पोषण पर ही निर्भर नहीं है, अपितु बच्चों को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए प्रतिरक्षण की अपनी अहम भूमिका से भी हम अवगत होते हैं। प्रतिरक्षण एक टीका जिसमें कीटाणु द्वारा निर्मित जीवाणु, विषाणु, अविष एक निष्क्रिय रूप में होते हैं, बच्चे को लगाया जाता है। निष्क्रिय होने के कारण यह संक्रमण नहीं कर पाते, किंतु श्वेत रक्त कोशिकाओं की प्रतिरक्षी तत्व पैदा करने के लिए प्रेरित कर देते हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन है, जैसे BCG का टीका है। आइए कुछ पढ़ते हैं हम इसके बारे में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम, जन्म के तुरंत बाद हमें BCG का पहला टीका लगता है। 6 सप्ताह पे OPV, DPT, हेपेटाइटिस B, 10 सप्ताह पे OPV, DPT, हेपेटाइटिस B, 14 सप्ताह पे OPV, DPT, हेपेटाइटिस B। ये आती है आपकी पहली डोज, दूसरी डोज और ये आपकी आती है तीसरी डोज। 9 से 12 माह के अंतराल में आपको खसरे का टीका लगता है। ये राष्ट्रीयकृत आपको प्रतिरक्षण चार्ट है जो सभी को फॉलो करना अनिवार्य होता है। तत्पश्चात जब कीटाणु बच्चे की स्वास्थ्य प्रणाली पर प्रहार करते हैं तो ये प्रतिरक्षी तत्व इन कीटाणुओं को धराशायी कर देते हैं। जैसे आप बचपन में लड़ते थे ना, धां दूं, तो जिसके पास ताकत वो जीत जाता, तो आपके पास प्रतिरक्षी की ताकत, तो आप संक्रमण पर हावी पड़कर उससे जीत जाते थे। ठीक है, इसी तरह अब मैंने कहा BCG, OPV, DPT, तो इनका फुल फॉर्म क्या है, ये किस किस बीमारियों के लिए, ये देखते हैं। BCG है बेसिलस कैलामिगेवरिन, ये एक खांसी, काली खांसी के रूप में क्षय रोग माना जाता है। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, DPT डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस का टीका होता है। ठीक है, शिशुओं एवं बच्चों में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी समस्याएं, ये बहुत ही है कि उनके स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और इसके अंतर्गत हमको स्वच्छता का भी बहुत अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर नहीं दिया तो वो कहीं ना कहीं स्वच्छता की कमी के कारण इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वास्तव में कुपोषण एक राष्ट्रीय समस्या है। यह विशेष रूप से गांवों एवं जनजातीय क्षेत्रों में महिला निरक्षरता, निर्धनता, बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में अज्ञानता और स्वास्थ्य की देखभाल हेतु अपर्याप्त सुविधाओं जैसे अनेक कारणों का परिणाम है। जहां जानकारी नहीं होती है वहाँ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ ज़्यादा होती है। जैसे हमें नहीं पता कि कौन सा पौष्टिक तत्व हमें रोज़मर्रा के खाने से भी उपलब्ध हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन के, अगर हमारे में प्रोटीन की कमी है तो हम मांस या मछली ही खाएं या जानत्व पदार्थ ही खाएं। हम सोयाबीन खाएंगे तो भी हमें उतना ही प्रोटीन प्राप्त होगा। तो ये हमें जानकारी होना अत्यधिक आवश्यक हो जाती है। जब माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता तो वो बच्चे कुपोषण का शिकार होने लगते हैं, और तब तक कुपोषित रहते हैं जब तक वे परिवार के सदस्य पूरी तरह आहार नहीं ले पाते। माँ को तो महिला है आखिरी में मिलेगा, जब तक घर के परिवार के बाकी सभी लोग अच्छे से भरपेट भोजन नहीं कर लेते तब तक महिलाओं को नहीं दिया जाता। ये हमारे समाज या जनजाति क्षेत्र या गांवों की एक प्रथा
या एक कुरीति मानी जा सकती है, जो बहुत ही गलत है। इस अवधि के दौरान शिशुओं को अतिसार डायरिया एक आम समस्या है, जो स्वच्छता ना होने के कारण हो जाती है और इसके अंतर्गत उसको बार बार उल्टी दस्ते होती रहती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में पानी तथा इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है और ये दशा शिशु को मृत्यु की ओर अग्रसर कर देती है। तो अगर बच्चे को अतिसार हुआ है तो उसको निरंतर स्तनपान कराएं। दाल का पानी, चावल का पानी, ORS घोल, नींबू की शिकंजी निरंतर पिलाते रहें, जैसे उसके अंतर्गत निर्जलीकरण ना हो। अनुसंधान प्रमाण इस विचार का समर्थन करते हैं कि पोषण संबंधी कारक क्षय रोग होने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से उस जन समुदाय में जहाँ भोजन की कमी होती है, तो वहाँ पे आपके अंतर्गत खांसी हो जाती है और स्वच्छता नहीं रहती और आपका मसल वेस्टिंग होता रहता है। प्राइमरी हर्पीज सिफिलिस एक अन्य संक्रमण है, रोग है जो बच्चों को प्रभावित करता है यदि वे कुपोषण से ग्रसित हैं। अगर एक बार आप कुपोषण से ग्रसित हो गए तो विभिन्न प्रकार की, जैसे यहाँ पे कहा हर्पीज, अतिसार, विभिन्न प्रकार की बीमारियां आपको अटैक कर देगी, क्योंकि आप कुपोषित हैं, आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं है। यदि शिशु को विशेष रूप से स्तनपान ना कराया गया तो वह जब पूरक भोजन से शिशुओं को पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति ना हुई हो, तो इस अवस्था में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग भी हो जाते हैं, जैसे आपका होता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन एनर्जी माल नरिशमेंट। इसके कारण वृद्धि मंद हो जाती है और संक्रमण होने पर अतिसार, डायरिया तथा निर्जलीकरण का कारण बढ़ जाता है। रक्त की कमी, अनीमिया, लौह तत्व की कमी के कारण होने वाली एक बीमारी है। फिर आपका आता है पोषणात्मक अंधापन। विटामिन ए की कमी से आपको पहले अंधेरे में दिखना कम होता है, फिर धीरे धीरे आपको फिर बिल्कुल दिखना, यहाँ पे कट लगने लगते हैं, फिर अंधेरे में दिखना कम, फिर बिल्कुल धीरे धीरे रोशनी चली जाती है। वो विटामिन ए के कारण है। हड्डी से संबंधित सूखा रोग, रिकेट्स एवं ऑस्टियोपीनिया विटामिन डी एवं कैल्शियम की कमी के कारण हो जाता है। गलकंड, थायराइड की ग्रंथि बढ़ जाना, यहाँ पे होता है थायराइड की ग्रंथि, ये आपके नमक में आयोडीन की कमी के कारण होता है। फिर आपका आता है पोलियो, डिप्थीरिया, क्षय रोग, पर्टुसिस, खसरा एवं टिटनेस जैसे 6 घातक संचारी रोग भारत जैसे विकासशील देश में मृत्यु दर और रुग्णता दर को बढ़ा देते हैं। तो इन सब का प्रतिरक्षण कार्यक्रम चालू है और ये अत्यधिक आवश्यक है कि सभी को इनका वैक्सीनेशन कराना चाहिए, जैसे जैसे सरकार ने बताया है। इन रोगों का अल्प आयु में होना उच्च मृत्यु का दर एक अन्य उत्तरदायी कारक बन जाता है। जब संक्रमण तथा कुपोषण बच्चे के साथ साथ हो जाता है तब समस्या बिगड़ जाती है। देखिए, संक्रमण और कुपोषण साथ साथ हुआ, समस्या डगमगाने लग गई। जीवन के प्रथम वर्ष में विभिन्न अवस्थाओं में कराया गया टीकाकरण बच्चों को संचारी रोगों के प्रति जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा प्रदान करता है। उन संक्रमण को वो रोक सकता है। अगर उस पर अटैक हो भी गया तो उसके अंदर जो श्वेत रक्त कणिकाएं बन गई हैं वो उनको लड़के हरा देगी। तो आशा करती हूँ इस भाग के अंतर्गत हमने शैशवावस्था के पोषण के बारे में जाना, उनको कौन कौन से पौष्टिक तत्व चाहिए होते हैं, फिर उनके स्तनपान के बारे में जाना, स्तनपान के लाभ के बारे में जाना, पूरक आहार के बारे में जाना, जन्म से में कम वजन या प्री मैच्योर बेबी के केयर के बारे में जाना, फिर प्रतिरक्षण के बारे में जाना। तो आशा करती हूँ ये सभी आपको समझ में आया होगा। कुछ सवाल देखते हैं और देखते हैं कि इनका जवाब आप दे पाते हैं या नहीं। मैं सवाल पूछूंगी। जीपीटी, ओपीवी और बीसीजी टीकों का पूरा नाम लिखिए। अतिसार से निर्जलीकरण कैसे होता है? फिर है
आपका शिशुओं के पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों से बचने के लिए माँ का स्वास्थ्य एवं पोषण क्यों महत्वपूर्ण है, पूरक आहार का वर्गीकरण कीजिए। तो इस पाठ का हमने पूर्ण अध्ययन करा, कुछ प्रश्न मैंने आपसे पूछे और मैं आशा करती हूँ कि इस पाठ का अध्ययन करते हुए इन प्रश्नों का आप जवाब दे पाएंगे। नोटबुक में कॉपी कीजिएगा। तब तक मैं अगले भाग में इस प्रश्नों का जवाब लेके व विद्यालय पूर्व अवस्था लेके आपके सामने हाजिर होती हूँ। नमस्कार।